हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही सूचित किया था, टेलीग्राम पर भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और साथ ही साथ यूपीएससी 2024 के लिए एटलस जो आपके पास होती है, सभी एस्पिरेंट के पास होती है, लेकिन उसकी कोई समझ नहीं होती है, किसी तरीके से उसकी लोकेशन नहीं समझ पाते। तो उसके लिए मैंने एक नया इनिशिएट चालू किया कि हम लोग क्यों ना डायरेक्टली एटलस के द्वारा मैप सीखेंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप ढूंढ नहीं पाते हो, या आपको उसकी नॉलेज नहीं होती है, या यूट्यूब पर कोई जो है कि उस तरीके की डिटेल को नहीं पढ़ाता है। तो इस सीरीज को मैंने शुरू किया, जिसका ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और जिसमें इतनी सारी आपकी क्वेरीज, इतनी सारे कमेंट्स आए। टेलीग्राम पर भी आप लोगों ने मुझे पर्सनली डीएम किया और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में भी आपने रिप्लाई दिया, जिससे मुझे ये खुशी महसूस हुई कि चलो, मैंने जो एफर्ट शुरू किया, जो नया एक इनिशिएट शुरू किया, उससे आप लोग काफी लाभान्वित हो रहे हो और काफी आप एंजॉय कर रहे हो उस सीरीज को। और इसी तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि इस सीरीज को आप लोग लगातार दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, पूरी वीडियोस को देखा करिए ताकि चीजें आपको समझ में आए। तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि एक हफ्ते 10 दिन के बाद जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप कह सकोगे, हाँ सर, अब हम बिल्कुल वर्ल्ड मैप पे अच्छे से कमांड कर चुके हैं और अच्छे से हम सारी लोकेशंस को पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी नई क्लास को, और वो हमारा क्लास नंबर क्या होगा? लेक्चर नंबर 2। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वर्ल्ड मैप का एक बेसिक फंडा होता है, अगर आप इसको तैयार करना चाहते हो तो इसको एवरी डे आपको रिवीजन करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? एवरी डे ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आपको रिवीजन में करने हैं और बाकी 1 घंटा मेरे साथ स्टडी करनी है। आप केवल 1 घंटा 10 मिनट टोटल अगर आप दिन भर में देते हो तो ये मान के चलो आपकी वर्ल्ड मैपिंग अच्छी हो जाएगी। और अगर आपका वर्ल्ड मैप अच्छा हो गया, आपको लोकेशन याद हो गई, आपके दिमाग में, माइंड में जो कि उसकी एक इमेज बन गई, एक पिक्चर बन गई, तो ये मान के चलो कि 60 to 70% आप जीएस की पोर्शन को मैप से कवर कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल हम पढ़ा था कि जो बे क्या होते हैं और स्ट्रेट क्या होते हैं, जो जल संधियां होती हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा और लोकेशन में हमने शुरुआत की थी। तो सबसे पहले हम लोकेशन को रिवीजन करेंगे। तो अगर आप लोग अपने मैप को ओपन करके बैठ चुके हो, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल मैप, और जो भी मेरे नए साथी आज इस क्लास में जुड़ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, स्टडी विद मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप के नाम से। अब वहां पे लेक्चर नंबर 1 को जब देख लेंगे तभी आप लेक्चर नंबर 2 यानी आज की इस क्लास को समझ पाएंगे। बिल्कुल आराम आराम से, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम आराम से पेशेंस के साथ देखेंगे। तो जब नॉर्थ अमेरिका आपका तैयार हो जाएगा तो अमेरिका से पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न होते हैं लोकेशन के आधार पर, वो सारे आपके सही हो जाएंगे। 100% सही होंगे, 1% नहीं, 100%। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिविजन करते हैं। तो आप लोग आ जाइए और एक एक करके बिल्कुल मैं इस तरीके से आपको रियलाइज कराऊंगा कि मैं बिल्कुल आपके सामने बैठा हूं क्लास में और आप मेरे साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि आर्कटिक ओशन में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन देखी थी। तो जरा एक बार रिवीजन हम लोग पहले कर लेते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग ब्यूफोर्ट सी तक थे। और कोशिश करिएगा कि अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा होगा तो इस लेक्चर में रिवीजन के समय आप लोग आई क्लोज कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद करिए और धीरे धीरे रियलाइज करिए कि कहां कहां पर हम लेकर आपको चल रहे हैं। तो भाई, आर्कटिक ओशन में ब्यूफोर्ट सी देखा था, ब्यूफोर्ट सी के नीचे हमने बैंक आइलैंड देखा, बैंक आइलैंड के नीचे विक्टोरिया आइलैंड देखा, और उसके ऊपर हमने देखा था क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, और फिर उसके नीचे हमने थोड़ा सा देखा था बैफिन आइलैंड, उसके ऊपर हमने बैफिन बे देखा, और बैफिन बे के बाद हमने ग्रीनलैंड को देखा था। तो ये जितनी भी चीजें हमें देखी थी, जितने भी लोकेशन, ये आपको आर्कटिक ओशन में देखने को मिलती है, जो कि आर्कटिक जो लाइन होती है यानी कि आर्कटिक सर्कल, उसमें हमें देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद हम लोग कहां उतरे थे? हम लोग एक कुएं में उतरे थे, यानी एक गड्ढे में, और जहां पे हमें ये इस पॉइंट पे जेम्स बे देखने को मिलता है। जेम्स बे से हम बाहर निकलते हैं और हडसन बे में यानी हडसन की खाड़ी में आते हैं। बे मतलब खाड़ी, और उसके राइट साइड में हमने उंगवा प्रायद्वीप को देखा था, या उंगवा पेनिनसुला को। और उस पे जब हमारा मन नहीं लगा तो हम चले गए अटलांटिक महासागर की ओर, लेब्राडोर सी के पास आ गए। कहां पे आ गए? लेब्राडोर सी घूमने आ गए। और लेब्राडोर सी के नीचे जब हम उतरे तो हमारा मछली खाने का मन हुआ और हम न्यू फाउंडलैंड के पास आके रुके, जहां पर हमने क्या देखा था दोस्तों? ग्रैंड बैंक देखा था। क्योंकि ग्रैंड बैंक एक ऐसी लोकेशन है, जिस तरीके से डोवर बैंक है, ग्रैंड बैंक है, जहां पे गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराओं का आपस में मिलन होता है। और ये जो स्थितियां होती हैं, ये आदर्श स्थितियां होती हैं जो मछली पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसके नीचे जब हम उतरते हैं तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखते हैं, जहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में, याद करिए,
यहाँ पर एक लॉरेंस नदी देखने को मिलेगी जो लेक ओंटारियो झील से निकलेगी। हालांकि आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले मैं रिवीजन करा दूं। और इसके नीचे हमने देखा था एक नोवा स्कोशिया करके जो फिजिकल मैप में हैलिफैक्स के पास। अच्छा, एक लोगों का मेरे पास कमेंट आया था, उन्होंने बताया था कि सर बे ऑफ फंडे की खाड़ी को थोड़ा सा क्लियर कर लेना, क्योंकि मैंने कल आपको बे ऑफ फंडे को बताया था बोस्टन के पास, ठीक है, लेकिन मैंने भी यूट्यूब पर देखा और जो है कि गूगल विजिट किया, इवन की विजुअली जो है कि मैंने गूगल मैप खोला और वहां पे अमेरिका में जाके जब मैं देखा, मतलब मैप आप ओपन करेंगे, जूम करेंगे पूरा अर्थ पे, ग्लोब पे, तो वहां अमेरिका में देखा कि बोस्टन और हैलिफैक्स के आसपास के लोकेशन में बता रहा था। तो आप इसको जरा करेक्ट कर लेना कि नोवा स्कोशिया में आपको बे ऑफ फंडे की खाड़ी देखने को मिलेगी। उसके नीचे हमने चाय पार्टी की थी बोस्टन में, बोस्टन के नीचे हमने केप कॉड देखा था फिजिकल मैप में, फिर हमने वहीं पे एक लॉन्ग आइलैंड देखा था जहां हमने न्यूयॉर्क देखने को मिलता है। और न्यूयॉर्क की सिटी पर है दोस्तों हडसन नदी पे। अब हडसन नदी मैं आपको इतनी बार रिपीट करा दूंगा कि आप भूलोगे नहीं दोस्तों कि न्यूयॉर्क कहां पे, हडसन। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके नीचे एक चेसपकी बे देखा था जहां पे हमको वॉशिंगटन डीसी देखने को मिलता है इसी के नीचे। और वॉशिंगटन डीसी क्या था, ये यूएसए की राजधानी है, ठीक है, आप मैप में भी देख सकते हो। या फिर उसके नीचे और याद करो, केप हैट्रस देखा था हमने फिजिकल मैप में, क्या देखा था, केप हैट्रस को देखा था। और केप हैट्रस से जब थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो हम सारगैसो सागर के पास पहुंचते हैं और बहामास आइलैंड देखते हैं। क्या देखते हैं, बहामास आइलैंड। और बहामास आइलैंड से जब हम लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो नीचे लटका हुआ एक निकलता है पेनिनसुला, जो कि फ्लोरिडा के नाम से होता है, फ्लोरिडा पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो पानी यानी समुद्र में निकला हुआ होता है। तो फ्लोरिडा पेनिनसुला के बगल में हमने देखा था गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको के आसपास का जो समुद्री क्षेत्र है वो मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी। और इसी के नीचे हमने युकाटान पेनिनसुला को देखा था, युकाटान पेनिनसुला। और इसके बगल में हमने राइट में देखा था क्यूबा को, क्यूबा के राइट में हैती देखा, हैती के राइट में डोमिनिकन रिपब्लिक देखा, और डोमिनिकन रिपब्लिक के राइट में हमने पोर्टो रिको देखा। और उसके भी राइट में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड देखे थे डॉट डॉट, जिसमें हमने त्रिनाद एंड टबैगो को याद किया था। और जब हम वापस आते हैं तो हमें जमैका देखने को मिलते हैं, उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट से हम मिल के आते हैं कि भाई आप बहुत तेज दौड़ते हो, कैसे दौड़ते हो, तो उसैन बोल्ट से हम लोग मिल जाते हैं। और उसके नीचे हमें कैरिबियन सी देखने को मिलता है, और कैरिबियन सी के नीचे गल्फ ऑफ डेरियन देखने को मिलता है पनामा सिटी के पास। तो ये सारी लोकेशन आई थिंक आप इमेजिन कर पाए होंगे, या अगर आप मोबाइल में देख रहे होंगे तो भी आप इमेजिन कर पाए होंगे, या फिर आपने अपने मैप के साथ स्टडी की होगी। तो यहां तक आपने लोकेशन कहां पे देखी, लेब्राडोर सी के साथ। ये पूरी की पूरी लोकेशन आपकी अटलांटिक ओशन में। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं प्रश्न कि जरा आप लोग मुझे बता दो फंडे की खाड़ी कौन से महासागर में आती है, आप तुरंत कहोगे कि सर मैंने ग्लैंस एकेडमी पे पढ़ा है, ये आपके अमेरिका के पूर्वी साइड में आती है, इट मींस कि अटलांटिक महासागर में आती है। मैं आपसे अगर पूछ लूं कि भाई फ्लोरिडा पेनिनसुला कहां पे है, तो आप तुरंत कहोगे कि हाँ ये हमने पढ़ा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास पढ़ा है, बहामास आइलैंड के पास पढ़ा है, सारगैसो सी के पास पढ़ा है, या फिर सबसे बड़ा उत्तर आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई मुझे जरा ये बता दो कि न्यूयॉर्क जो है किस नदी पर है, हडसन नदी पर है, या ये भी प्रश्न बन सकता है कि हडसन नदी कहां पर गिरती है, तो वो कहां गिरती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिरती है। तो ये सारे प्रश्न आपके लोकेशन बेस्ड बनेंगे, मैं आपको रिवीजन कराते चलूंगा बीच बीच में, तो आप परेशान मत होइएगा, बस मेरे साथ इसको लगातार आप करते रहो। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको 10 दिन बाद आप खुद कहोगे कि सर बहुत अच्छे से मैपिंग हमारी तैयार हो गई, बिल्कुल कहोगे सर। आगे चलते हैं। तो जब हम अटलांटिक ओशन से निकल कर आते हैं, हम क्या करते हैं, गल्फ ऑफ पनामा में प्रवेश करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक नहर आती है, कोलन नाम का एक सिटी वगैरह है, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा में आ गए, और जैसे हमने गल्फ ऑफ पनामा में पैर रखा तो हमने क्या देखा कि हम आ चुके हैं पैसिफिक ओशियन में, क्योंकि पैसिफिक ओशियन में, और यहां से हम सीधे ऊपर की ओर चलते हैं और सीधे लोअर कैलिफोर्निया की तरफ पहुंचते हैं, जो कि आपका मैक्सिको का पार्ट है ये वाला। और लोअर कैलिफोर्निया के बगल में ही एक गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखने को मिलती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और जब इससे और ऊपर जाते हैं तो हमने एक हिस्टोरिकल प्लेस को देखा था, वैंकूवर आइलैंड, जहां पे कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था, जहां पे हमारे जहाज को रुकने नहीं दिया गया, कनाडियन ने भगा दिया था 1914 में। तो वैंकूवर आइलैंड के ऊपर और जब आप बढ़ेंगे तो वहां पे क्वीन चार्लेटो आइलैंड देखने को मिलता है, क्वीन चार्लेटो आइलैंड। और उसके ऊपर यूएसए का एक आर्चिपेलागो, अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो, जो बहुत छोटे छोटे जो है कि आपको आइलैंड देखने को मिले थे। और जब हम उससे और ऊपर बढ़ते हैं तो हमें गल्फ ऑफ अलास्का देखने को मिलता है, इट मींस कि अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, उसी के बगल में हमें एक एल्यूशियन आइलैंड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एल्यूशियन आइलैंड देखने को मिलता है। और उसके बाद हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, बेरिंग जल संधि। हालांकि अभी हम बेरिंग सी को पढ़ रहे हैं, बेरिंग जल संधि यहाँ पे लिखी हुई है, बेरिंग स्ट्रेट, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेरिंग सी तक हमने पूरा रिवीजन कर लिया था।
था। तो उम्मीद करता हूं कि जो लोग आज हमारे सेकंड क्लास देख रहे होंगे, जिन्होंने फर्स्ट क्लास देखी होगी हमारे साथ, तो उनके लिए ये पूरी चीज रिवीजन हो गई होगी। क्या हो गई? रिवीजन हो गई। तो आपने देख लिया कि अटलांटिक ओशन में कौन से पार्ट हो गए और पैसिफिक ओशन में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपने नोटिस की क्या? इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया था कि हम ये जितनी भी लोकेशन देख रहे थे दोस्तों, ये किस में देख रहे थे? ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देख रहे थे। इट मीन्स कि पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, या यूं कहें कि नॉर्थ अमेरिका आइलैंड मतलब कॉन्टिनेंट है, ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक में तो था और पैसिफिक ओशन में था, या यूं कहें कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन। भाई नॉर्थ पैसिफिक ओशन ही तो कहोगे आप लोग, क्योंकि जब साउथ में जाओगे दक्षिणी अमेरिका की तरफ, तो वहां पे एक तरफ मिलेगा साउथ अटलांटिक और एक तरफ मिलेगा साउथ पैसिफिक। तो इतनी लोकेशन आपने मेरे साथ रिवाइज कर ली। और टाइम कितना हो गया? 10 मिनट करीब हो चुका। तो मैंने पहले ही कहा कि 10 मिनट आपको पहले रिवीजन कराऊंगा मैं। तो आइए अब हम लोग आज के अपने नए टॉपिक पे चलेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों अभी से लाइक कर देना, दबा के लाइक दोगे तभी जो है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और फिर मैं आपके लिए और भी, सोचो रात में अभी भी 1:45 बज रहा है, क्योंकि मैं मैपिंग की क्लास रात में ही रख पाता हूँ। क्योंकि अगर मैं अर्ली मॉर्निंग सोचूंगा तो देखो मौसम ऐसा है भाई कि दिन भर थकने के बाद सुबह नींद नहीं खुलती है, और ब्लैंकेट अभी मैंने पैक करके रखा नहीं है, इसलिए ब्लैंकेट के अंदर से फिर नींद नहीं खुलती है। तो चाहे रात के 2 बज जाए, 2:30 बज जाए, क्लास अपलोड करके सब कुछ करके फिर मैं सोता हूँ। तो इसलिए लाइक जरूर करते रहिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करते रहना। तो चलो आज हम लोग जो दोस्तों पढ़ेंगे वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो यहां तक आपको लोकेशन समझ में आ गई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट। और स्ट्रेट की मैंने खासियत आपको बताई थी। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जरा हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं जूम करके। यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब होता है दोस्तों, जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो अगर वो पहली क्लास देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। स्टेट का मतलब होता है जल संधि। अब जल संधि क्या करती है? किसी भी दो स्थल खंड को अलग कर देती है। किसी भी दो स्थल खंड को अलग कर देती है, ए और बी, और किन्हीं भी दो वाटर बॉडीज को आपस में क्या करती है? मिला देती है। रिवाइज करो, वाटर बॉडीज को क्या करती है? मिला देती है आपस में, लेकिन दो स्थल खंडों को अलग करती है। जैसे कि पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि क्या करती है? तमिलनाडु और श्रीलंका, इट मीन्स कि भारत और श्रीलंका को तो अलग करती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से मिला देती है। क्या पानी कभी अलग होता है? नहीं होता है ना। पानी का रंग अलग हो सकता है, लेकिन पानी अलग नहीं हो सकता। आप इलाहाबाद में अगर देखोगे, कभी आप गए होंगे इलाहाबाद या आसपास के जो क्षेत्र के स्टूडेंट होंगे, तो उन्होंने देखा होगा प्रयागराज में जो संगम की जगह है, जहां पे एक तरफ से गंगा नदी आ रही है, ठीक है, एक तरफ से गंगा नदी आ रही है और दूसरी तरफ से दोस्तों क्या आ रही है? यमुना नदी आ रही है, और उसी में सरस्वती नदी नीचे से निकल रही। तो जहां पे मिलन होता है ना, वहां पे क्या होता है? पानी जो है कि थोड़ा ऊपर उठने लगता है, लहर के रूप में ऊपर उठने लगता है। यानी ये आप सामने से है, ये आमने सामने से है, तो ऐसे करके ऊपर उठ जाता है। तो क्या जल संधि अगर यहाँ पे कोई होती तो क्या ये अलग अलग कर देती पानी को? नहीं ना। तो वाटर बॉडीज को इंक्लूड करती है, जोड़ती है, जबकि हम कह रहे हैं कि स्थल खंड को अलग करती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं स्ट्रेट के बारे में, ठीक है। और जरा अब अपनी पेंसिल या पेन जो भी आपने लिया हो या हाइलाइटर लिया हो, उसको लेकर आप मैप में बैठ जाइए। मैं एक एक लोकेशन पे आपको आराम से 5 से 10 मिनट का 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा, ताकि आप भी उस लोकेशन तक पहुंच पाओ और अपने अकॉर्डिंग उसे टिक कर लो या सर्कल कर लो या उसे अंडरलाइन कर लो, जैसे भी आपको समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हम पढ़ेंगे पहले डेविस स्ट्रेट। अभी मैं के लिए लोकेशन बता रहा हूं और लोकेशन की फिर क्या उपयोगिता होगी, हम वो चीजों को रिवाइज करेंगे। और कोशिश करिएगा कि अगर वो रिकॉर्डिंग हो जाए तो आप रिकॉर्ड कर लो, या फिर उसे नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, वो आपके नोट्स बन जाएंगे। जैसे सबसे पहले आप आ जाओ मेरे साथ, लेब्राडोर के पास आप देखोगे डेविड स्ट्रेट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? लेब्राडोर के पास आप देखो, मोबाइल में देखो, कहां पे पेन चला रहा हूं मैं, डेविड स्ट्रेट। अगर आपको पॉलिटिकल में नहीं मिलेगा तो फिजिकल मिल जाएगा। हालांकि जो लोकेशन पॉलिटिकल में नहीं मिलेगी, फिजिकल में मिलने वाली होगी, तो मैं पहले ही बता दूंगा। तो ये आपको दिख गया, दिख गया कि नहीं? बैफिन आइलैंड के बगल में दिख रहा होगा आपको डेविस स्ट्रेट, बिल्कुल। अब उसके बाद आप आ जाओ हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट, हडसन बे हमने कहां पढ़ा था? यहाँ पे। तो यहां देखोगे ये रहा छोटा सा हडसन स्ट्रेट, यहां पे कहीं लिख रहा होगा हडसन स्ट्रेट। चलो मैं इसको और जूम कर लेता हूं, आप इस लोकेशन पे आ जाओ मेरे साथ। तो ये देखा आपने, डेविस स्ट्रेट की बात की, और ये रहा आपका हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट मिल गया। अब इसके बाद आप आओगे बेलिस आइलैंड स्ट्रेट होता है एक। बेलिस आइलैंड स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो ये कहां देखने को मिलेगा? तो ये सीधे आपको आना पड़ेगा, जैसे डेविस स्ट्रेट हो गया, हडसन की स्ट्रेट हो गया, और फिर इसके बाद अब अंदर तो घुसना नहीं है, क्योंकि हमें तो वाटर बॉडीज जोड़नी है। तो हम सीधे सीधे लेब्राडोर से नीचे उतरेंगे न्यू फाउंडलैंड के बाद। आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रेट ऑफ बेलिस लिख रहा होगा, स्ट्रेट ऑफ बेलिस। ध्यान से देखना, ये जलसंधि एक तरीके से दिख रही होगी आपको, आई थिंक, उम्मीद कर पा रहा हूँ। जहां पे न्यू फाउंडलैंड हमने ढूंढा था, ग्रैंड बैंक, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ बेलिस।
क्या मिलेगा, स्टेट ऑफ बेलिज या स्टेट आइलैंड बेलिज कह सकते हो इस तरीके से। तो ये हो गया। और अब आ जाओ सीधे फ्लोरिडा और युकाटान पे, क्योंकि हमें स्टेट आज खोजने हैं। आज हम जल संधि पे बात करेंगे पहले। तो जरा नीचे आ जाओ। फ्लोरिडा कहाँ टंग रहा था, आपको याद होगा बहामास के पास फ्लोरिडा देखा था आपने, ये रहा फ्लोरिडा पेनिनसुला। तो यहीं कहीं तो आपको मिलेगी फ्लोरिडा स्टेट। तो ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपका क्यूबा और इसके फ्लोरिडा के बीच में मिल गया फ्लोरिडा स्टेट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मिल गया होगा। ये रहा फ्लोरिडा स्टेट, मोबाइल में आप देख सकते हो मैं कहां पे सर्कल कर रहा हूं, फ्लोरिडा स्टेट मिल गया। इसके बाद आप चलोगे, युकाटान चैनल आपको देखने को मिला। कहां पे मिला था, युकाटान पेनिनसुला आप खोजो, मैक्सिको में हमने यहां पे खोजा था। तो ये रहा इसी के बगल में लिखा हुआ युकाटान चैनल। अभी मैं इन सब चीजों को रिवाइज कराऊंगा और इसके बारे में व्याख्या करूंगा। उस चीज को ध्यान से सुनना कि इसकी यूज क्या है, इसको क्या क्या हम बोलते हैं। तो युकाटान चैनल मिल गया। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, तो यहां तक आपने ढूंढ लिया होगा। अब युकाटान चैनल के बगल में आपको क्यूबा दिख रहा है, और क्यूबा और हैती इसके बीच में तो एक जलसंधि देखने को मिलेगी, क्योंकि स्थल खंड को तो अलग कर रही है, लेकिन इसके बीच में एक जलसंधि आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा विंड वेड पैसेज। ठीक है, क्या नाम होगा, विंड वेड। हालांकि आपके पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों में ये चीज नहीं मिल पा रही होगी। तो आप यहाँ पे क्या करो, क्यूबा और हैती के बीच में एक छोटी सी लाइन खींच लो जहां पे वेस्ट इंडीज लिखा हुआ है, और यहीं पे एक वर्ड लिख लो आप, विंड वेड पैसेज। क्या लिख रहा हूं मैं, विंड वेड पैसेज लिख सकते हो। पैसेज का मतलब होता है जल संधि या विंड वेड स्ट्रेट। तो इस तरीके से आप इसको मेंशन कर लो जरा जल्दी से। मैं जैसे लिखा है कि विंड, मैं फिर से लिख देता हूं इसको। आप यहां पे एक छोटी सी लाइन खींचना और इस तरीके से आप लिख लेना, विंड वेड स्ट्रेट। ठीक है, या पैसेज लिख सकते हो। तो यही आपको लिखना है। यहां तक क्लियर हो गया। तो देखो, मैंने पहले ही बताया था कल की क्लास में कि अब आपके एटलस की खुशबू वैसी नहीं रहेगी जैसे आप ले आकर रखे हुए थे पहले दिन से खरीद के। अब आपके एटलस की खुशबू कैसी होगी, पेन की, हाइलाइटर की, जगह जगह आपको लिखना पड़ेगा। विंड वेड लिख लिया। अब इसके आगे आप देखोगे तो डोमिनिकन रिपब्लिक तो हैती से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्यूर्टो के बीच में एक और आपको गैप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको इस गैप पे लाइन खींच के लिख लेना है कि मोना पैसेज। मोना डार्लिंग नहीं, मोना पैसेज। ठीक है, मोना डार्लिंग मत लिखना दोस्तों, मोना पैसेज आप इसको लिख सकते हो। हालांकि मैंने मोना पास लिख दिया, इसको मैं मोना पैसेज लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। कहीं पे भी छोटा सा लिख लो। हालांकि मैं तो इस टैबलेट में पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये लाइन खींचनी है, डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो के बीच में मोना पैसेज आपको लिख लेना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा हम और आगे चलते हैं। तो आप देखोगे वापस हम लोग आए थे जमैका और क्यूबा के पास। तो ये रहा क्यूबा और ये रहा जमैका। ठीक है, जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन। तो क्यूबा और जमैका के बीच में एक लाइन खींच के और यहां पर आप लिख लो जमैका चैनल। क्या लिखोगे, जमैका चैनल। जमैका की स्पेलिंग आपको दिख रही है और उसी के आगे लिख दो आप जमैका चैनल। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको लोकेशन नहीं मिलती, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपको वो चीजें याद रहें, और इस तरीके से आप उस लोकेशन को ट्रैक कर सकोगे और इजीली आप वहां तक पहुंच जाओगे जब भी कोई पूछेगा आपसे। तो यहां तक आपने समझ लिया, जमैका चैनल मिल गया आपको। अब यहां पर आपने 3 प्रमुख चैनल के नाम लिखे। एक तो आपने लिखा विंड वेड पैसेज जो क्यूबा और हैती के बीच में था, दूसरा आपने डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो के बीच में मोना पैसेज लिखा, और तीसरा आपने जमैका और क्यूबा के बीच में जमैका चैनल लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ नीचे दोस्तों। कहां पे आना है आपको, नीचे आना है, पनामा के पास आ जाओ। तो यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं दोस्तों, तो जरा सा मैं जूम कर रहा हूं, यहाँ पे जितना हो सकता है दिखेगा आपको। यहाँ पर देखोगे तो एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी यहाँ पे कुछ अलग सी, जो आपको लगेगा कि यहाँ पे वाटर बॉडीज है। ध्यान देना, पनामा और जहाँ पे सिटी लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने रेड कलर का मार्क किया है, अपनी आप बुक में अगर जूम करके देखोगे तो वहां पे एक छोटा सा गैप दिख रहा होगा आपको स्थल खंड में। मिला कि नहीं मिला, ये स्थल खंड में गैप मिला कि नहीं मिला, मिल गया होगा। तो ध्यान देना कि हमें कैरिबियन सी में एक छोटा सा नाम लिखना है, कोलन शहर, कोलन कोलन लिखना है, और नीचे साइड में गल्फ ऑफ पनामा के पास आप लिख सकते हो पनामा, या यू नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये नीचे पनामा साइड है। तो देखो, यही आपकी एक पनामा कनाल है। कनाल का मतलब होता है एक नहर। नहर क्या कर रही है इसको, कैरिबियन सी, इसमें की अटलांटिक सागर और पैसिफिक ओशियन के बीच की दूरी को कम कर रही है, अर्थात ये जोड़ रही है कि अब किसी को भी अगर व्यापार करना है तो पूरा साउथ अमेरिका घूम के नहीं जाएगा, बल्कि वो इसी कोलन बंदरगाह के आसपास से प्रयोग करेगा। और ये क्या है, एक कोलन बंदरगाह के रूप में डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ऊपर वाले बिंदु पे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ऐसे करके लाइन भी खींच सकते हो यहाँ पे, और इस तरफ ऊपर आप लिख दो कोलन, क्योंकि ये एक बंदरगाह होता है पनामा का जो कैरिबियन सी में दिखता है, और नीचे आप लिख दो पनामा। ये एक पनामा बंदरगाह मिलेगा आपको किसमें, पैसिफिक ओशियन में। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। और अब हम चलते हैं इसी के ऊपर साइड में, कहां पे,
अब हम किधर चलेंगे, जैसे हमारा चलने का पैटर्न क्या है कि हम अब चलेंगे मैक्सिको की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक जॉन ड्यूफ्यू का स्ट्रेट देखने को मिलेगा, जॉन ड्यूफ्यू का स्ट्रेट। यहाँ पर आ जाइए जरा, वैंकूवर आइलैंड के पास पहुंचिए, जल्दी पहुंचिए जो वैंकूवर आइलैंड के पास। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जॉन ड्यूफ्यू का बस एक और स्ट्रेट है, फिर हम रिवीजन करेंगे बहुत बेहतर तरीके से और इसकी पूरी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो जॉन ड्यूफ्यू का स्ट्रेट आपको दिख गया, वैंकूवर आइलैंड के बगल में ही आपको दिखेगा। और इसके बाद हमें ऊपर की ओर चलना है अलास्का की तरफ, और यहाँ पे आपको दिखेगा छोटा सा बेरिंग स्ट्रेट। अगर आप अपनी बुक में फोकस करोगे तो यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट मिलेगा, एक तरफ अलास्का होगा, एक तरफ रसिया का पार्ट होगा, ओखोटक सागर भी आता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका बेरिंग जल संधि, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे बेरिंग जल संधि, उम्मीद कर रहा हूं मिल गया होगा आपको। तो ये सारी लोकेशन आपकी कवर हो गई। अब ये लोकेशन क्या लगता है आपको, अमेरिका कवर हो गया? नहीं दोस्तों, सबसे अधिक मैं समय लूंगा नॉर्थ अमेरिका में, चाहे इसमें 2 लेक्चर लगे चाहे 3 लेक्चर लगे। ऐसा इसलिए कि एक बार आप नॉर्थ अमेरिका को अगर अच्छे से समझ गए और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमें सर इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो ये मान के चलिए फिर आपका रिवीजन करना आसान हो जाएगा। और अदर कॉन्टिनेंट चाहे साउथ अमेरिका, एशिया, पैसिफिक, यूरोप, किसी को भी आप पढ़ोगे तो उसी फॉर्मेट से पढ़ोगे, उसी पैटर्न में पढ़ोगे। तो पहले हमने कोस्टल रीजन कवर किए, फिर हम स्ट्रेट यानी जल संधि को कवर कर रहे हैं। तो अब आ जाओ एक बार फटाफट मेरे साथ रिवीजन करो। तो ढूंढो जरा, और जिन लोगों ने कहीं पे मिस्टेक हो गई, छूट गए हो, तो आप उसे उस समय छोड़ दिया करो, फिर नीचे आ जाया करो और रिवीजन के समय उसे ढूंढ लो। तो देखो सबसे पहले हमने क्या ढूंढा था, आपको लेब्राडोर मतलब ग्रीनलैंड के पास मिला था, डेविड सी मिल गया था, डेविड स्ट्रेस, बिल्कुल डेविड स्ट्रेस याद करो, डेविस स्ट्रेट। फिर इसके नीचे हमने हडसन की जल संधि ढूंढी थी, हडसन बे ढूंढा था, मतलब हडसन का स्ट्रेट। और इसके बाद जब हम जहां मछली खाने जाते हैं यानी न्यू फाउंडलैंड में, तो यहाँ पे सेंट ऑफ बेलिस ढूंढा था आपने, मतलब स्ट्रेट ऑफ बेलिस, स्ट्रेट ऑफ बेलिस मिलेगा। इसके नीचे हम सीधे आ गए थे फ्लोरिडा पे, बहामास आइलैंड के पास आ जाओ। देखो मैं जो एक दूसरे शब्द प्रयोग कर रहा हूं ना, ये आपको रिवाइज करने के लिए कर रहा हूं, ताकि आप उन शब्दों से परिचित होते रहो कि अगर बहामास का वर्ड आ गया तो यानी सारगैसो सागर मिल जाएगा, फ्लोरिडा मिल जाएगा आपको, और नीचे क्यूबा मिल जाएगा। ये सब लोकेशन आपको बार बार रिपीट करा रहा हूं मैं, ताकि आप भूलो ना और याद हो जाए आपको, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये रहा सारगैसो सी, और इसी के नीचे तो बहामा आइलैंड है, बहामा आइलैंड के पास यहाँ फ्लोरिडा है, यहाँ क्यूबा है। तो ये सब चीजें आपके माइंड में रिपीट होंगी, ठीक। तो अब मैंने आपको क्या बताया, डेविस जल संधि बता दी, हडसन की जल संधि बता दी, बेलिस आइलैंड जल संधि बता दी, और अब हम लोग आ गए फ्लोरिडा जल संधि। यानी फ्लोरिडा स्ट्रेट कहां पड़ा था हमने, क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में आपको दिखाया। इसके बाद हमने पढ़ा था युकाटान चैनल, पढ़ा हमने, फटाफट देख लो युकाटान चैनल। इसके बाद हमने मोनो पैसेज पढ़ा, सॉरी विंड वेड, ये कहां पड़ा हमने, क्यूबा और हैती के बीच में। डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको के बीच में हमने मोनो पैसेज पढ़ा। मोनो पैसेज के बाद हम लोगों ने सीधे क्या पढ़ा, जमैका चैनल, जो कि जमैका और क्यूबा के बीच में है। और इसके बाद हमने पनामा कनाल को पढ़ा था, जो आप जूम करेंगे तो पनामा कनाल में पैसिफिक ओशन में तो आपको देखने को मिलेगा पनामा, और कैरिबियन सी इट मींस की अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिला था कोलन। और ये कोलन क्या है, एक बंदरगाह है जो एक नहर का निर्माण कर रहा है। इस तरीके से डॉट डॉट करके मैं दिखा दूं, नहर के रूप में निर्माण कर रहा है, जो कि कैरिबियन सी से हम किस में आते हैं, पैसिफिक ओशन में आते हैं। कैरिबियन सी या अटलांटिक ओशन से हम पैसिफिक ओशन में प्रवेश कर जाते हैं। और जब हम यहां से प्रवेश कर गए, जैसे होता है ना कि हम लोग जब गांव में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो एक रास्ते से दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, तो जब हम यहां पर प्रवेश कर चुके हैं तो अब हम जल्दी से ऊपर आएंगे और वैंकूवर आइलैंड के पास आते हैं, जहां पे हमें स्ट्रेट ऑफ जॉन ड्यूफ्यू का दिखता है। स्ट्रेट यानी कि जल संधि देखने को मिलती है, जॉन ड्यूफ्यू का स्ट्रेट जल संधि। इसके ऊपर और हम आगे चलते हैं, हालांकि एक इसी के बगल में एक मतलब कि हैकेट स्ट्रेट है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं। फिर हम ऊपर आते हैं और सीधे हम पकड़ते हैं कहां पे, बेरिंग जल संधि को। बेरिंग जल संधि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है और इसकी उपयोगिता और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक आपने ये सारी लोकेशन याद कर ली, अब जरा मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लो। आंखें बंद करो, एटलस छोड़ो, मोबाइल भी मत देखो, बस मेरी वॉइस को सुनो। सबसे पहले पकड़ो, और मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे आप मेरे साथ चलना, तब आपकी रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा, डेविड स्ट्रेस पढ़ा। डेविड स्ट्रेट कहां पे मिला, हमें ग्रीनलैंड के पास मिला। उसके ही नीचे उतरते हमें लेफ्ट साइड में हडसन का जल संधि मिला, क्योंकि हडसन बे वहीं पड़ा था। फिर इसके बाद हम न्यू फाउंडलैंड पे आते हैं, ग्रैंड बैंक के पास, वहां पे स्ट्रेट ऑफ बेलिस आइलैंड पड़ा, बेलिस आइलैंड। फिर उसके नीचे सीधे हम आ जाते हैं सारगैसो सागर के पास, जहां पे हमने बहामा आइलैंड देखा, और बहामा आइलैंड के बाद वहां पर हमने एक फ्लोरिडा जल संधि देखी, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, जो क्यूबा के पास थी। फिर हम वहां से नीचे उतरते तो युकाटान पेनिनसुला के पास हमें युकाटान चैनल देखने को मिलता है। युकाटान चैनल से हम जब राइट की ओर मुड़ते हैं तो क्यूबा और हैती के बीच में हमने विंड वेड पैसेज को खींचा। किसको,
विंड वेट जल संधि को। और हैती के बाद जब हम डोमिनिकन रिपब्लिक, तो उससे जुड़ा हुआ है। डोमिनिकन रिपब्लिक से हम जैसे ही पहुंचते हैं प्यूर्टो रिको, तो प्यूर्टो रिको की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने मोनो पैसेज को खींचा। किसको? मोना डार्लिंग नहीं, मोना पैसेज को खींचा। दोबारा हम आते हैं जमैका पे, और जमैका और क्यूबा के बीच में हमने एक जमैका चैनल खींचा। फिर उसके बाद हम नीचे जूम करेंगे और वहां पे पनामा कनाल के पास आपको दिखाया कि कोलन बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये दोस्तों। तो कोलन बंदरगाह आपको कैरिबियन सी में देखने को मिलेगा, या और बड़ा उत्तर अगर आएगा तो नॉर्थ अटलांटिक में, क्योंकि कैरिबियन सी नॉर्थ अटलांटिक ओशन का ही तो पार्ट है। तो कोलन बंदरगाह मिला। और पनामा कहाँ मिलेगा आपको? गल्फ ऑफ पनामा, इट मीन्स की पैसिफिक ओशन में। और फिर हम पनामा कनाल से सीधे भाग के आते हैं ऊपर वैंकूवर आइलैंड के पास, जॉन डी फ्यूका के पास, स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फ्यूका। और यहां से भी निकलकर हम सीधे फिर ऊपर आ जाते हैं अलास्का के पास, बेरिंग जल संधि। कहां पे आते हैं? बेरिंग जल संधि। अब जरा आंखें खोल लीजिए, अब आप लोग आंखें खोल लीजिए, बेरिंग जल संधि। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कैसा लगा ये आज का इतना सा सेशन क्लास, और आपका रिवीजन हुआ कि नहीं। बिल्कुल हुआ होगा। और अब हम चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अब जो मैं लैंग्वेज यूज करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अभी भी सुन लो, क्योंकि देखो आपको बस मैं बोल सकता हूं और आप सुन सकते हो। बस आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको रिपीट करके दोबारा बैक करके सुन सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ के साथ आप सुनते हुए चलो। अब देखो कैसे हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आपने लोकेशन को खाली पढ़ लिया, लोकेशन को रट लिया, तो रटने से नहीं होता है, उसके आसपास की चीजों को जोड़ना होता है, ताकि आपकी अभी आपको लगेगा सर ये सब तो एग्जाम में नहीं आता, आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि आप बस एक हफ्ता मेरे साथ लग जाइए, 5 महाद्वीप कर लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। अगर ये 4 महाद्वीप भी आप कर लोगे ना, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के आप 80% क्वेश्चन इसी एक हफ्ते में सीख के जाओगे। फिर आपकी राजधानी गलत नहीं होगी, किंशासा जैसी राजधानी, खार्तुम नहीं गलत होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की होती मेरे साथ, मतलब पहले तो मैंने नहीं कराई थी लेकिन अब करा रहा हूं, क्योंकि खार्तुम में ही आपको व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों ही नदियां मिलकर खार्तुम से नील नदी के रूप में आगे बहती हैं। तो खार्तुम सूडान की राजधानी है। तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं ना आरओ के एग्जाम, ये आपके गलत नहीं होते। विक्टोरिया आइलैंड की बात करते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इन सब की बाउंड्री पे। तो ये सारी चीजें आपके अगले एक हफ्ते में पूरी कवर हो जाने वाली है। तो बस ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग दोबारा डेविस स्ट्रेट पे। अब पढ़ना नहीं है, अब इसको समझना है। देखो डेविस स्ट्रेट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कर रही है? जल संधि है ना। तो जल संधि सबसे पहले अलग किसे कर रही है? पहले आप अगर देखोगे तो डेविस जल संधि बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कर रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब हम इसकी उपयोगिता पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने लोकेशन को याद किया, लेकिन अब हम इसकी उपयोगिता को पढ़ रहे हैं। तो उपयोगिता क्या है ये समझना है हमें। जैसे मैंने बताया कि जो डेविस स्ट्रेट है दोस्तों, ये क्या करेगा? एक तरफ ग्रीनलैंड है जिसपे डेनमार्क का रूल चलता है, और दूसरी तरफ बैफिन आइलैंड है। इन दोनों को अलग करता है। क्या कर रहा है? जल संधि अलग कर रहा है। लेकिन बात आती है कि अगर ये अलग कर रहा है तो कुछ जल संधियों को मिला भी तो रहा होगा। तो नीचे आपको लेब्राडोर सी दिख रहा है और ऊपर आपको बैफिन बे दिख रहा है, बैफिन की खाड़ी दिख रही है। तो बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ती है, यानी इस वाटर बॉडीज को आपस में क्या कर रही है? जोड़ रही है। डेविस स्ट्रेट क्या कर रहा है? बैफिन बे और लेब्राडोर सी को आपस में जोड़ रहा है। अर्थात मैं दूसरी भाषा में भी कह सकता हूं कि डेविस जल संधि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैफिन बे जो है दोस्तों वो आर्कटिक ओशन का पार्ट है, और लेब्राडोर जो पार्ट है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो मैं अगर एक आपसे प्रश्न घुमा के पूछ लूं, या एग्जामिनर के रूप में, मैं अगर एग्जामिनर हूं और मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आर्कटिक ओशन को लेब्राडोर, मतलब कि आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो आपका उत्तर होगा सर डेविस स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ा जाता है, और बैफिन की खाड़ी आपकी आर्कटिक ओशन में है, जबकि लेब्राडोर कहां पे है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो डेविस जल संधि हुई कि नहीं हुई महत्वपूर्ण? 2 महत्वपूर्ण महासागरों को आपस में जोड़ रही है ये। इसी तरीके से एक बेरिंग जल संधि होगी जो वहां पे आपको पैसिफिक ओशियन से जोड़ेगी आर्कटिक के लिए। इसीलिए बेरिंग जल संधि और डेविस जल संधि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो अब डेविस जल संधि हम आगे बढ़ते हैं कि ये ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से अलग कर रही है और बैफिन बे को लेब्राडोर सी से जोड़ रही है। ध्यान देना, अगर चाहो तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, या फिर मैं ये नोट्स जैसी एक महाद्वीप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने इन नोट्स की एक फोटो खींच के यानी पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, ताकि जब भी आप एटलस पढ़े तो उसी पैटर्न में पढ़े जिस पैटर्न में मैं पढ़ा रहा हूं। तो आपको 90% चीजें रिकॉल होती रहेंगी हमेशा।
आगे चलते हैं। हमने दूसरा स्टेट क्या पढ़ा दोस्तों, हडसन स्टेट पढ़ा। तो इसका सबसे पहला काम क्या हो सकता है, या तो ये किसी दो आइलैंड को अलग करेगा या किसी दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हडसन की जल संधि जो आपका ये उंगवा प्रायद्वीप था हडसन के दक्षिण में, और हडसन के उत्तर में जो बैफिन आइलैंड है, इसको आपस में क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। यानी हडसन की जल संधि कनाडा के उंगवा प्रायद्वीप को बैफिन के आइलैंड से अलग करती है, जबकि हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सी से जोड़ती है। ध्यान देना, हम देखो छोटे छोटे पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे, पता चले कि आप इसको ढूंढ रहे हो कि सर ये जो है कि क्या लिखा है, रोबिशर जो बे आपने नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो उसकी जरूरत नहीं होती है। वो धीरे धीरे आपको चीजें समझनी है। पहले जो इंपॉर्टेंट हम पहले उस पर बात करेंगे ना, तब धीरे धीरे आप आसपास की लोकेशन को पकड़ लेना। अब जैसे आपने कई बार सुना होगा गल्फ ऑफ बोस्निया, देखो यहाँ पे जहां पे मैं पेन लगा रहा हूँ, गल्फ ऑफ बोथनिया कई बार आता है, तो यहाँ पे आप लिख लो, जरा इसको टिक कर लो, गल्फ ऑफ बोथनिया। यही तो आपने अगर कभी पुराना पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको मिला होगा गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ पे है, तो ये आपके कनाडा में है। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो हडसन स्टेट की बात करूंगा तो ये उंगवा प्रायद्वीप को क्या करता है, बैफिन आइलैंड से अलग करता है, लेकिन हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सी से आपस में जोड़ देता है, क्योंकि दोनों ही तो वाटर बॉडीज हैं। अब देख लो आप, यहां से ये पानी निकलेगा, ये पानी निकलेगा और हडसन की खाड़ी से होते हुए तब ये लैब्राडोर सी में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मिलान हो गया इसका, दोनों का समझ में आ गया। डेविस स्टेट क्या करता है, हडसन स्टेट क्या करता है। मैं अभी लास्ट में एक रिवीजन कराऊंगा, क्विक रिवीजन, जिसे हम कहेंगे फास्ट रिवीजन, ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन कहेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और हमने कौन सी आइलैंड पढ़ा था, मतलब जल संधि, तो स्टेट ऑफ बेलिज या बेलिज आइलैंड भी इसको बोलते हैं, बेले भी बोल देते हैं, बेलिज भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करती है, ये जो बेलिज आइलैंड है ये कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे गैप होगा, अगर आप जूम करोगे यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो एक गैप है कि नहीं है, गैप है कि नहीं है, बिल्कुल है, दिख गया। तो ये वाला एरिया जो न्यू फाउंडलैंड का एरिया है, ये किससे अलग हो रहा है, यहाँ पे अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कनाडा के इस पार्ट से। और ये कनाडा का कौन सा पार्ट है, ये आपको बताना होगा, ठीक है, यही तो बताना है। तो यहां पर बस आपको बता देना है कि ये जो बेलिज आइलैंड है, यानी कि ये बेलिज जो जल संधि है, स्टेट ऑफ बेली, ये आपको न्यू फाउंडलैंड जैसे स्थल खंड को कनाडा से अलग करती है, मुख्य कनाडा से अलग करती है। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट क्या है, मुख्य धारा से थोड़ा सा अलग हुआ है, केवल वो चिकन्ने गलियारे से तो जुड़ा हुआ है भारत के, लेकिन है तो भारत का हिस्सा। इसी तरीके से न्यू फाउंडलैंड जो है कि स्टेट ऑफ बेली से अलग होता है। लेकिन अब मैं फिर कहूंगा कि अगर अलग हो रहा है दोस्तों, तो किसको किसको जोड़ेगा, ऊपर इसको मिलेगा लैब्राडोर सी, नीचे इसको मिलेगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस को लैब्राडोर सी से जोड़ देता है, यानी कि जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ये लैब्राडोर सी से कैसे जुड़ेगी, जब इसके बीच में एक जल संधि होगी, और वो जल संधि बेली के नाम से होगी, जो न्यू फाउंडलैंड को अलग करती है कनाडा से। यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा आगे चलते हैं। अब हमने कौन सी अगली स्टेट पढ़ी थी, फ्लोरिडा स्टेट पढ़ा था। तो आ जाओ भाई नीचे, सारगैसो सागर के पास, बहामा आइलैंड के पास, आपने देखा कि फ्लोरिडा स्टेट। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप मेरे पैटर्न को धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि मैं किस पैटर्न में आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप बिना देखे ही बता दोगे कि सर ये तो आप बता सकते हो कि यूएसए का जो फ्लोरिडा है और क्यूबा इसके बीच में है। इसमें का मतलब हो गया कि स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है वो फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है, जबकि सारगैसो सागर को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ता है। यही तो बताओगे आप कि फ्लोरिडा स्टेट यूएसए के फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग कर देती है, जबकि उत्तरी अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि असल में है तो सारगैसो सागर कहाँ पे, उत्तरी अटलांटिक में तो है। आप ऐसे करके देख लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, बर्मुडा आइलैंड सुना होगा आपने, हैमिल्टन वगैरह, ये सब यहीं पे है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को ये जो है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जो है वो जोड़ देती है, किससे, गल्फ ऑफ ओशियन से जोड़ती है। या दूसरी भाषा में एग्जामिनर पूछ लेगा कि सारगैसो सागर और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में कौन सी एक प्रमुख जल संधि है, तो हो जाएगी स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। यहां तक क्लियर हो गया। और किसको अलग किया इसने, फ्लोरिडा पेनिनसुला जो कि यूएसए का पार्ट है और क्यूबा को आपस में अलग कर दिया, अलग कर दिया दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया। अब आ जाओ युकाटान चैनल पे। युकाटान चैनल का भी रोल प्ले वही होगा। युकाटान चैनल क्या कर रहा है कि क्यूबा को मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप से अलग कर रहा है, लेकिन जोड़ किसको रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सागर से जोड़ रहा है, कैरिबियन सागर से जोड़ रहा है। यही छोटे छोटे पॉइंट आपको देखने हैं। क्या मैंने बताया आपको कि युकाटान चैनल मैक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग कर रहा है, जबकि मैक्सिको की खाड़ी को यानी वाटर बॉडीज को कैरिबियन सी से जोड़ रहा है। तो युकाटान पेनिनसुला आपने चैनल देख लिया और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा देख लिया। क्लियर हो गया। अभी मैं ये फास्ट रिवीजन कराऊंगा आपको, तो आपको चीजें समझ में आएंगी।
और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो हमारी क्लासेस है, हालांकि मैं इसको टारगेट करके चल रहा हूं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और यूपीएससी 2024 के लिए फोकस रहे, लेकिन ये मान के चलिएगा कि ये क्लास केवल यहीं तक काम नहीं देगी। आपके आगे कोई भी परीक्षा में आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों ना करो, तब भी आपको ये काम देगा, क्योंकि वर्ल्ड के स्तर पर कोई लोकेशन नहीं बदली जाएगी। अगर बहुत लैंडमार्क होती तभी बदलती है, जैसे किसी का कोई कब्जा हो गया, कोई लोकेशन डूब गई, ऐसा होता है। तो आप आज की जो क्लास पढ़ रहे हो ना, ये मान के चलो कि आपको हमेशा काम आएगी, इसी पैटर्न पे आपको हमेशा पढ़ना है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो हम लोग कहां पहुंच गए, कैरिबियन सी तक हम लोग पहुंच गए। कैसे हम लोग उतर के आए हैं, ऊपर से हमने डेविस जल संधि से शुरुआत की थी और कैरिबियन सी तक हम लोग आ चुके हैं। अब आ जाओ जरा विंड वेट पैसेज की बात करेंगे। ठीक है, विंड वेट पैसेज अगर मैं बात करूं तो हमने कहां पे देखा था विंड वेट पैसेज, यहां पे देखा था क्यूबा और हैती के बीच में। तो मैं कह सकता हूं कि विंड वेट पैसेज जो है कि क्यूबा को हैती से, जबकि मोना पैसेज जो है डोमिनिकन रिपब्लिक को प्यूर्टो रिको से अलग करती है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी तो हमें जल मतलब कि वाटर बॉडीज को मिलाना है, तो आप इतना ले लो, आप इसको ये समझ सकते हो। आप दो बातें कह सकते हो, देखो समझना आपको है कि क्या मैं बोल रहा हूं। चाहे वो बड़े उत्तर को ले लूं, बड़ा उत्तर का मतलब क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, या उसमें छोटे छोटे सागरों को ले लूं। तो अगर मैं कहूं कि विंड वेट पैसेज जो है वो क्यूबा को हैती से अलग करता है, और वहीं मोना पैसेज जो है डोमिनिकन रिपब्लिक को प्यूर्टो रिको से अलग करता है, लेकिन ये दोनों ही पैसेज सारगैसो सागर को कैरिबियन सागर से मिलाते हैं। या दूसरी बात में कहूं कि सारगैसो अगर आपको नहीं बोलना तो आप सिंपल ये बोल दो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन को, यानी उत्तरी प्रशांत मतलब उत्तरी अटलांटिक ओशन को कैरिबियन सी से जोड़ता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन को क्या कह सकते हो, कैरिबियन सी से जोड़ता है। समझना आपको है बस, ठीक है, और कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं हमने पढ़ा था कि जमैका चैनल, ये क्या करेगा, जमैका को क्यूबा से अलग करेगा। क्या करेगा, जमैका चैनल जो है कि क्यूबा से अलग कर देता है, जबकि कैरिबियन सागर को महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जो कि क्या है, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अब आ जाओ नीचे पनामा की तरफ आ जाओ। पनामा में अगर हम देखेंगे तो पनामा में एक, पनामा पर उत्तरी अटलांटिक महासागर के कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर में पनामा की खाड़ी से जोड़ता है। तो जो पनामा में मैंने दिखाया था आपको, जरा जूम कर लेता हूं मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से, तो पनामा पे मैंने क्या दिखाया था, यहाँ पे एक कोलन बंदरगाह दिखाया था दोस्तों, और नीचे पनामा। तो ये क्या करता है, मुख्य रूप से आपको कैरिबियन सागर को गल्फ ऑफ पनामा से जोड़ता है, क्योंकि असल में यहाँ पे जो वाटर बॉडीज है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, पानी को रोक तो पाएगा नहीं, तो पानी कहीं ना कहीं एंट्री तो कर रहा है। तो ये हो गया आपका कोलन बंदरगाह और नीचे हो गया पनामा। इट मींस कि मैं कह सकता हूं कि कैरिबियन सी को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ रहा है। या इससे भी बड़ा रिप्लाई करो, बड़ा रिप्लाई इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से जोड़ रहा है। भाई ये पैसिफिक ओशियन में तो हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो कोलन बंदरगाह या पनामा कनाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो गई कि नहीं होगी। कनाल मतलब होता है नहर, तो पनामा जो नहर है वो क्या कर रही है, आपसे पूछा जाता है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से कौन जोड़ता है, तो आप कहोगे सर इसके बीच में एक पनामा नहर बहती है, जो कि कोलन बंदरगाह से होते हुए पनामा बंदरगाह तक आती है। और कोलन बंदरगाह आपका कैरिबियन सी, इट मींस की नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में होता है, और जो पनामा बंदरगाह है वो आपका गल्फ ऑफ पनामा, इट मींस कि पैसिफिक ओशन में होता है। तो ये आपने देखा कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन से नॉर्थ पैसिफिक ओशन किस प्रकार से जुड़ गया। और अब हम लोग कहां पहुंच गए, पैसिफिक ओशन में आ गए ना। तो अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, तो कोलन और पनामा ये दोनों महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। कोलन आपका कैरिबियन सी में बंदरगाह, और पनामा जो है कि आपका पैसिफिक ओशन में है। अब जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक झील भी बनाई गई है, ठीक है। अगर आपको झील नहीं दिख रही है तो आप यहीं पे इसका नाम लिख सकते हो, गुटन झील। ये भी कई बार पूछा जाता है, गटुन झील कह सकते हो या गुटन झील, ठीक है। उसका नाम है GATUN, ठीक है, GATUN। इसका क्या काम होता है, देखो ये छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों जो आप लोगों ने कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर पढ़ना है तो ढंग से पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो फिर कोई मतलब थोड़े है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो नहर है, तो ये नहर कभी सूख ना जाए, यानी इसमें पानी की कमी ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक गटुन झील बनाई गई है। और ये गटुन झील नेचुरल नहीं है बल्कि ह्यूमन मेड है, यानी कि कृत्रिम रूप से तैयार की गई है, ताकि इसमें पानी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहे और जिससे हम अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में व्यापार कर सकें। क्लियर हो गई। और इस नहर के बनने के बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर के मध्य समुद्री दूरी कम हो गई, जिसके कारण समुद्री व्यापार की दृष्टि से इस नहर का आर्थिक महत्व अधिक हो गया। अब जरा मैं एक छोटी सी इमेज दिखाता हूं आपको। अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्ल्ड मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही HD क्वालिटी का है। अच्छा, क्यों एग्जामिनर आपसे फोकस करके वो प्रश्न पूछता है जो जरूरी होता है, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे कोलन और
जो पनामा नहर है इसकी उपयोगिता के लिए मैंने इस मैप को डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूं। अब जरा यहां पर आप देखोगे कि हम लोग कहां से शुरू किए थे। हम लोग कुछ इस जगह से शुरू करते हुए जो है कि आपके साथ स्टडी करते हुए हम लोग यहां तक आए थे और इस तरीके से हम लोग इस तरीके से एंट्री करते हुए यहां तक पहुंच गए थे, यहां तक, ठीक है। और यहीं पे हमें बेरिंग जल संधि मिलेगी। ये पूरा एरिया हमने कवर किया, चाहे वो स्ट्रेट किया चाहे वो पहले लेक्चर में किया। अब इंपॉर्टेंस देखिए, अब इंपॉर्टेंस देखिए कि जब तक, अभी मैं जूम करता हूं, आप और जूम कर लीजिए, और जूम करूंगा मैं आपको क्योंकि एचडी क्वालिटी में है। तो अब यहां पे देखो ये क्या लिखा है दोस्तों, कोलन लिखा हुआ है। अगर नहीं दिख रहा तो और जूम कर लेता हूं। अब तो दिख रहा होगा, बिल्कुल अब दिख रहा होगा। अब देखो ये पनामा सिटी है, यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है और ये स्टार बना हुआ है। तो इसके बीच में एक नहर का निर्माण किया गया और ये कोलन बंदरगाह है। ये क्या है, कोलन बंदरगाह हो गया। और यहाँ पे ये जो होता है, ये वाला डॉट अगर मैं रेड कलर का बना रहा हूं या आप स्टार को ही समझ लो, तो इसको क्या कहा जाता है, पनामा कहा जाता है। और ये एक तरीके से नहर है और यहीं पे एक गटुन झील बनाई गई है। कौन सी झील बनाई गई, गटुन लेक, ठीक है, जो कि इसमें पानी की मात्रा को पर्याप्त मात्रा में रखेगी। अब इसका फायदा देखिए, आइए अब मैं बताता हूं कि एग्जामिनर क्यों प्रश्न पूछेगा। अब इसका फायदा देखिए, क्यों इस पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा था, इसलिए क्योंकि पहले मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही हो कनाडा में, यूएसए में, इस पार्ट पे यहाँ पे कोई इंडस्ट्री डेवलप हो रही हो और यहाँ से नाव को कोई सामान निर्यात करना हो, निर्यात करने के लिए पता चलता है कि यूरोप जाना था और हमने यहाँ पे, चलो मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। लेकिन जूम करने से भी समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि मुझे जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज नहीं देख पाओगे आप, फिर आपको रटना पड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये कनाडा के कुछ पार्ट हैं, ये अलास्का हो गया, ये सब नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। मान लो यहाँ पे जलयान इंडस्ट्री जो है कि कोई डेवलप हो रही है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और यहाँ से कुछ सामान को हमें कहाँ भेजना है, यूरोप के इन क्षेत्रों में भेजना है, यूरोप के इन क्षेत्रों में भेजना है। तो पहले अमेरिका और कनाडा को क्या करना पड़ता था, ये पूरा रास्ता तय, क्योंकि आपको भी तो पता है कि अगर सामान को आपको सस्ता करके बेचना है तो आपको पानी के जहाज का प्रयोग करना पड़ेगा। आप एयरलाइंस का प्रयोग करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा ना, आप ट्रेन का प्रयोग करोगे तो भी बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप कहोगे सर यहाँ से जो है कि यहाँ आ जाओ और यहाँ से करके फिर यहाँ से पहुंचा दो। तो इससे बेहतर भी लोग पहले क्या प्रयोग करते थे, अमेरिका वाले पहले वो लोग इस रास्ते को प्रयोग करते थे, इस रास्ते को। अब यहाँ पर देखो इतनी लंबी दूरी तय करते हुए तब वो आएंगे कहाँ पे, यहाँ पहुंच रहे हैं। इट मीन्स कि उन्होंने पूरा नॉर्थ पैसिफिक ओशन क्रॉस किया, फिर साउथ पैसिफिक ओशन में प्रवेश करते हैं, फिर यहाँ से आपके साउथ अटलांटिक ओशन में आते हैं, फिर ऊपर आके ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आते हैं। तो दूरी देख रहे हो कितनी अधिक हो गई। और इसी वजह से कोलन और पनामा जो नहर और बंदरगाह मैंने बताया तो उसकी उपयोगिता समझो। अब जरा मैं इसको जूम करता हूं, अब उपयोगिता समझो जरा। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो रही है, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो फिशिंग इंडस्ट्री हो, चाहे जलयान इंडस्ट्री हो, चाहे कपड़ों की इंडस्ट्री हो, कुछ भी। अब यहाँ के लोगों को लगा कि हम अपना व्यापार यूरोपीय कंट्री में करेंगे, तो कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पे छोटे छोटे कंटेनर में, बॉक्स में सामान भरा और कहा कि नाव में बैठाए और चल दिए। तो ये जो बड़े बड़े जहाजों का कंटेनर है, ये नाव लेकर तैयार हुई क्रूज, और हमने क्या किया, अब पूरा साउथ अफ्रीका नहीं जाना है, मतलब साउथ अमेरिका नहीं आना, बल्कि इस पनामा और कोलन नहर का प्रयोग करके यहां से एंट्री की और यहां से हम सीधे यूरोप चले आए। तो समझ पाए कि कितनी दूरी बच गई। आ जाओ अब छोटा सा मैं जूम करके दिखा दूं। तो जो ये लोग सामान यहां से लेकर निकल रहे थे, ये पूरा का पूरा दूरी तय कर रहे थे इतना, और इसमें समय, धन, कीमत, हर चीज लग रही थी इन लोगों की, अब वो घट गई है। अब वो यहां से लेके निकलते हैं और यहां से सीधे यहां से प्रवेश कर लेते हैं। तो सोचो ये पूरा अमेरिका इन्हें घूमना नहीं पड़ता, साउथ अमेरिका। तो अब मैं आपको समझा पाया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कोलन बंदरगाह पूछा जाता है कई बार, इंपॉर्टेंट है। तो ये किस में आता है, कैरिबियन सी यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और पनामा किस में आता है, पैसिफिक ओशन में आता है, गल्फ ऑफ पनामा में। तो समझ में आ गया दोस्तों। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों यही है। अब अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो क्लास, एंजॉय कर रहे हो, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना दोस्तों, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे कि जो रात 2-2 3-3 बजे तक मैं जग रहा हूँ आपके लिए, तो वो यूज तो होना चाहिए, कम से कम आपको चीजें समझ में तो आनी चाहिए। और अगर आपको बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आ रहा हो या आपको भी इंटरेस्टिंग ना लग रही हो, तो फिर आप मेरा भी मोटिवेशन डाउन कर सकते हैं डिसलाइक करके, या फिर वीडियोस पे जो है कि कोई कमेंट कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीजें, तो अब मैंने आपको जो समझाना चाहा, आई थिंक, उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझ गए। तो चलो अभी हम रिविजन भी करेंगे, अभी नहीं जाना है। तरीका पता है ना मेरा, कि क्लास करने से पहले भी रिवीजन होगा मैप का और क्लास खत्म होने पर भी रिवीजन होगा, ठीक है। पहले रिवीजन वो होता है जो हमने एक क्लास पहले पढ़ा था, और रिवीजन लास्ट में वो होता है जो हमने आज पढ़ा। तो अभी तक हम लोग कहाँ पहुंच गए,
अभी तक हम लोग यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ से बाद जब हम निकलेंगे तो जॉन डीफ्यूका जल संधि पर पहुंचते। कहाँ पहुंचते दोस्तों? जॉन डीफ्यूका जल संधि पर। और इसकी क्या खासियत है, ये क्या करेगा? तो जॉन डीफ्यूका जल संधि जो वैंकूवर आइलैंड को कनाडा और यूएसए के तट से अलग करती है, यानी ये जो जल संधि है ये वैंकूवर आइलैंड को क्या करती है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक आइलैंड है आपका वैंकूवर, जो आपको कनाडा के इस पार्ट से और यूएसए के इस पार्ट से अलग करती है, यानी कनाडा के इस पार्ट से और यूएसए के इस पार्ट से अलग करती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और जो प्रशांत महासागर का एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अच्छा, कुछ स्ट्रेट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, कुछ जल संधियां जो किसी को जोड़ेंगी तो नहीं, लेकिन कुछ स्थल खंडों को अलग कर देंगी। अब जो पहले से ही पैसिफिक ओशन में, अब वो किसे जोड़ेगी, तो इसलिए आपको देखना है। फिर आगे हम चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ऊपर जो था बेरिंग जल संधि। अब जरा इसको समझिएगा, जूम को मैंने कम कर दिया है, यहां पे आपको दिख रही होगी बेरिंग जल संधि। कहां दिख रही है? बेरिंग जल संधि। अब यहाँ पे आप जल संधि देख लो पहले, फिर मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कैसे करना है। तो बेरिंग जल संधि क्या कर रही है, यहाँ पे आप देखोगे आर्कटिक ओशन है कि नहीं, और इस आर्कटिक ओशन में आपको ब्यूफोर्ट सी देखने को मिल रहा है कि नहीं देखने को मिल रहा है? ब्यूफोर्ट सी देखने को मिल रहा है। अच्छा देखो, मैंने जो टेस्ट सीरीज कराई थी दृष्टि की, अगर जिसने की होगी, जो सेकंड वाला टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी का था, उसमें एक जगह आपको मैकेंजी रिवर देखा होगा। मैकेंजी रिवर एक मिलान करके था, जिसमें डार्लिंग नदी, डेन्यूब नदी, मैकेंजी, अमूदारिया। तो देखो ये मैकेंजी नदी का ही जो पार्ट है, ये वाली मैकेंजी नदी जो कनाडा में ही मिलती है, हालांकि उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि क्या करेगी, आर्कटिक ओशन को यानी ब्यूफोर्ट सी को बेरिंग सी से मिलाएगी, बेरिंग सी से मिलाएगी। और बेरिंग सी किस में होता है? नॉर्थ पैसिफिक ओशन में होता है। लेकिन अलग किसे करेगी? ये यहाँ पे आपको छोटा सा आपको रसिया दिख रहा होगा, अपनी किताब में आप देखोगे रसिया या एशिया, और ये आपको अलास्का। इट मीन्स कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका अलग हो रहे हैं, या रसिया और यूएसए अलग हो रहे हैं, यहाँ पे स्थल खंड के रूप में ये अलग हो रहे हैं। लेकिन जो वाटर बॉडीज है वो कौन सी मिल रही है? बेरिंग सी, ब्यूफोर्ट सी आपस में मिल रहे हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो आर्कटिक ओशन। तो ध्यान से समझना कि बेरिंग जल संधि यूएसए के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करती है, जबकि प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को, प्रशांत महासागर के बेरिंग सी को आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सी से जोड़ती है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो चलो अब फटाफट हम लोग आप अपना रिवीजन करते हो। और रिवीजन कैसे किया जाएगा? वही जैसे मैंने लैंग्वेज यूज करूंगा वैसे आपको सुनते रहना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज हमने जल संधि को, देखो शुरुआत हमने कल भी यहीं से की थी और यहां आके खत्म की थी। आज भी हमने शुरुआत यहां से की, डेविस स्ट्रेट से, और आज भी हमने इस बेरिंग स्ट्रेट पे आके खत्म की। तो पूरे नॉर्थ अमेरिका को आपने कवर कर लिया। फिर मैं लास्ट में आपको कुछ क्विज कराऊंगा, ठीक है। क्विज मतलब प्रश्न पूछूंगा और आपको रिप्लाई देना है, कमेंट करना है, या अपने मन में ही उस प्रश्न का उत्तर सोच लेना है। तो जैसे हम शुरू किया थे, देखो डेविस जल संधि से हमने शुरू किया था। डेविस जल संधि क्या करती है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से अलग करती है, लेकिन बैफिन बे को लैब्राडोर सी से जोड़ती है, यानी आर्कटिक ओशन को आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जोड़ देती है। फिर आगे हमने देखा था हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट क्या करता है? बैफिन आइलैंड को उंगवा आइलैंड से या उंगवा पेनिनसुला से अलग करता है, जबकि हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सी से जोड़ देता है। क्या करता है? जोड़ देता है। फिर हम नीचे आए थे स्ट्रेट ऑफ बेलिज। स्ट्रेट ऑफ बेली की बात करेंगे तो ये न्यू फाउंडलैंड को कनाडा से अलग करता है, जबकि कनाडा से तो अलग कर रहा है, जबकि लैब्राडोर सी को आपके गल्फ की मतलब सेंट ऑफ लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ रहा है, गल्फ ऑफ लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ रहा है। फिर हम नीचे आए थे, फ्लोरिडा के पास आए थे, तो यहां पे हमने देखा था कि जो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है ये फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से अलग कर रहा है, लेकिन सार्गेसो सी या हम कह सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन को किससे जोड़ रहा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ रहा है। फिर हमने नीचे देखा इसी के बगल में युकाटान चैनल। युकाटान चैनल ने क्या किया? क्यूबा को युकाटान पेनिनसुला से अलग किया जो कि मैक्सिको का पार्ट है, लेकिन गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ दिया। गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ दिया। वहीं हमने पढ़ा कि क्यूबा के द्वारा हैती के बीच अलग हो रहा है विंडवेट पैसेज, यानी विंडवेट पैसेज से क्यूबा और हैती अलग हो रहा है, और वहीं मोना पैसेज से डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको अलग हो रहा है। लेकिन मिल कौन रहा है? सार्गेसो सी कैरिबियन सी से मिल रहा है, या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कैरिबियन सी से मिल रहा है। और वहीं हमने देखा जमैका चैनल की बात करेंगे तो ये क्यूबा से जमैका को अलग कर रहा है, जबकि यहाँ पे ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रोवाइड कर रहा है। अब ये तो किसी को अलग नहीं कर रहा है। फिर उसी के बाद हमने नीचे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यहाँ पे कोलन और पनामा नहर पड़ी थी। कोलन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो आपके कैरिबियन सी में स्थित है, अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और पनामा आपका गल्फ ऑफ पनामा में मिलता है। इट मीन्स कि वो पैसिफिक ओशन का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है, क्योंकि यहाँ से व्यापार करने के
की दूरी पूरी की पूरी घट गई, पूरा साउथ अमेरिका अब घूम के नहीं जाना पड़ता है। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, सीधे जॉन डी फ्यूका के पास आते हैं। कहाँ पे आते हैं, वैंकूवर आइलैंड के पास, जो क्या करता है, इस वैंकूवर आइलैंड को इस कनाडा के इस पार्ट से और यूएसए के इस पार्ट से अलग कर देता है। यानी कि ये जो है जॉन डी फ्यूका जो है कनाडा के इस पार्ट से और इसको इस पार्ट से अलग करता है, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेस है इसलिए इसको पढ़ा जाता है। अब यहीं पे अगर हम थोड़ा सा छोटा कर लें तो ये हमने देखा बेरिंग जल संधि, क्या देखा, बेरिंग जल संधि। और ये क्या करता है, हमारे पैसिफिक ओशन के बेरिंग सी को आर्कटिक ओशन के ब्यूफोर्ट सी से जोड़ता है, लेकिन रसिया के साइबेरिया वाले हिस्से को यूएसए के अलास्का से अलग कर देता है। तो ये आपका जो है कि एक क्विक रिवीजन हो गया। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन पढ़ी, जो जल संधियां थी वो रिवीजन मतलब पढ़ा, और रिवीजन हमने वो पुराने लोकेशन को पूरा कवर कर लिया। तो जरा आज हम इसका क्विक रिवीजन भी करेंगे, अभी लास्ट में एक दूसरे मैप में हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब हम लोग कल की क्लास में जो पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में अगर हम बात करें तो देखो, कल की क्लास आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। कल हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ों के बारे में, पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, जो रॉकीज पर्वत है, सियरा निवादा पर्वत है, कोस्ट रेंज है, ग्रेट बेसिन है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, और जो एप्लेशियन माउंटेन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कल हम लोग कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में पढ़ेंगे, जो आप यहाँ पे देखोगे, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, इनके बीच में क्या कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो बस अब 1 से 2 लेक्चर और लूंगा मैं, और नॉर्थ अमेरिका आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्या बताया, नॉर्थ अमेरिका आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक आपको? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर दोनों ही लेक्चर आपको पसंद आए हो, कल वाले भी लेक्चर और आज वाले भी, तो वीडियो को लाइक कर देना और दबा के शेयर करिए दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे जो है कि। और जितने अधिक लाइक्स आते हैं, जितने अधिक पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, जितने अधिक व्यूज आते हैं, तो हमें मोटिवेट मिलता है कि यार चलो ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं तो लोग उसे पसंद कर रहे हैं और लोग उसे देख रहे हैं। लेकिन हम पता चलता है मेहनत रात रात भर जग के कर रहे हैं और कोई उसे देख ही नहीं रहा है, तो फिर किसका मतलब हो गया, हम किसे दिखाना चाह रहे हैं, फिर तो कोई देख ही नहीं रहा है ना। तो ये चीज आपके ही ऊपर निर्भर करेगी कि हम इस क्लास को कितने दिन और कंटिन्यू चलाएं। तो ये चीज समझ में आ गई। तो चलो एक बार छोटा सा रिवीजन करते, एक मेन चीजों को देखते हुए। अब ये आपके सामने एक एचडी जो है कि मैंने मैप रखा है। हालांकि मुझे इसकी पूरी पीडीएफ नहीं मिल रही, अगर पूरी पीडीएफ मिल जाती तो और भी आसान हो जाता चीज़ों को समझना और ढूंढना, लेकिन कोई बात नहीं, वही है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर हमें मोटिवेशन है और अगर हमें लगन है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे इस तरीके से ही चीज़ों को कर लेना है, तो हम इससे भी कर लेंगे। तो चला दोनों पार्ट को आज रिवीजन करते हैं, जल्दी से रिवीजन कर लो मेरे साथ। आ जाओ दोस्तों, बस आपको केवल मोबाइल देखना और इमेजिन करना है कि हाँ ये चीजें थी। जैसे आपने सबसे पहले क्या देखा था, ब्यूफोर्ट सी देखा था। चलो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं। ब्यूफोर्ट सी देखा था, फिर यहाँ पे ये बैंक आइलैंड देखा, विक्टोरिया आइलैंड देखा, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देखा, बैफिन आइलैंड देखा, फिर यहाँ पे बैफिन बे देखा था, ध्यान आया, ग्रीनलैंड देखा था। ये पूरा का पूरा हमने कहाँ पे देखा था, हमने आर्कटिक सर्कल में देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था मुख्य रूप से, अगर आप नीचे उतरोगे तो यहाँ पे जेम्स बे देखा, यहाँ हडसन बे देखा, यहाँ पे आपने उंगवा प्रायद्वीप देखा था। ध्यान देना, पहले एक दिन की बात करेंगे, उंगवा प्रायद्वीप देखा था। फिर यहाँ से जब हम बाहर आते तो यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड देखा था आपने। फिर इसके नीचे आप और आओगे तो यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी देखी थी, लॉरेंस की खाड़ी। इसके नीचे अगर आप आओगे यहाँ पे तो बोस्टन टी पार्टी, न्यूयॉर्क देखा था हडसन नदी पे, वॉशिंगटन डीसी देखा था चेसपके बे में, फिर केप हैट्रस देखा था, केप कॉड देखा था। ये सारी चीजें आपने देखी थी मेरे साथ। फिर और नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे बहामा आइलैंड देखा था, यहाँ फ्लोरिडा देखा, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको देखा, नीचे आपका क्यूबा देखा, फिर हैती देखा, डोमिनिकन रिपब्लिक देखा, ट्रिनिडाद टोबैगो देखा, जमैका देखा, और यहाँ पे पनामा देखा था। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। फिर हम लोगों ने इधर भी आके देखा था कि गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और ये लोअर कैलिफोर्निया देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वैंकूवर आइलैंड देखा था, आर्चिपेलागो अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो देखा था, क्वीन चार्लेटो आइलैंड देखा था, यहाँ पे कोडियक आइलैंड देखा था, एल्यूशियन आइलैंड देखा था, और ये गल्फ ऑफ खाड़ी देखी थी अलास्का की। ये सारी चीज देखी थी। चलो यहां तक समझ में। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा था डेविस जल संधि, जो ग्रीनलैंड को क्या करती है, बैफिन आइलैंड से अलग करती है, लेकिन बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ती है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था हडसन स्ट्रेट को, कुछ इस जगह पे, जो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सी से जोड़ती है, लेकिन बैफिन आइलैंड को उंगवा प्रायद्वीप से अलग करती है। क्लियर है? इस चीज को देखो, समझते चलो। यहाँ पे देखो
अब जरा जूम कर देता हूं मैं आपको, ये गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पूरा न्यू फाउंडलैंड पार्ट है और ये कनाडा, और यहीं पे आपको मिलेगी जलसंधि, कौन सी, स्ट्रेट ऑफ, एक जलसंधि मिलेगी स्ट्रेट ऑफ बैली, जो गल्फ की खाड़ी मतलब कि सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी थी यहाँ पे सेंट लॉरेंस की, इसको तो लेब्राडोर सी से जोड़ देती है, लेकिन कनाडा और न्यू फाउंडलैंड को अलग कर देती है। फिर इसके नीचे आ जाओ जरा आप, और क्या आपने पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था आपने फ्लोरिडा, ध्यान दो फ्लोरिडा पढ़ा था, तो फ्लोरिडा की जो जलसंधि है ये फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से अलग करती है, जबकि गल्फ ऑफ मैक्सिको को आपके अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। फिर यहाँ पे हमने पढ़ा था युकाटान चैनल, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ती है, लेकिन क्यूबा को युकाटान पेनिनसुला से अलग करती है। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था विंडवेड पैसेज, यहाँ पढ़ा था हम लोगों ने मोना पैसेज, जो क्या करता है, कहीं ना कहीं अटलांटिक ओशन को या सार्गेसो सी को कैरिबियन सी से जोड़ता है, लेकिन आपस में वो क्यूबा को हैती से और डोमिनिकन रिपब्लिक को प्यूर्टो रिको से अलग करता है। फिर यहाँ पे एक जमैका चैनल पढ़ा था। फिर हमने क्या देखा रिवीजन के तौर पे, हमने यहाँ पे देखा था कि कोलन और पनामा के बीच में एक बंदरगाह, कोलन जो है कि आपका कैरिबियन सी का पार्ट है, पनामा जो है कि आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और यहाँ पे हमने गल्फ ऑफ पनामा देखी थी। गल्फ ऑफ पनामा से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो सीधे हम आते हैं सेंट मतलब कि स्टेट ऑफ जॉन डीफ्यू का, ये स्टेट ऑफ जॉन डीफ्यू का यहाँ पड़ा था, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये वैंकूवर आइलैंड का पार्ट है, जो कनाडा और यूएसए से अलग हो जाता है। देख लो बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है वो कनाडा और यूएसए से अलग होता है, किसकी वजह से, जो स्टेट ऑफ जॉन डीफ्यू का हम लोगों ने पढ़ा था। फिर और ऊपर आते हैं हम यहाँ पर, जब यहाँ पर आएंगे तो बेरिंग जल संधि हम यहाँ पर देखेंगे, हालांकि इसमें इमेज में नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन आप एक इमेजिन कर लो कि इस जगह पे आपने बेरिंग जल संधि को देखा था, ठीक है। यहाँ पे आपका रसिया वाला पार्ट था यूएसए का, और ये मतलब रसिया का एशिया का, और ये आपका अलास्का का पार्ट है, तो इन दोनों को अलग कर रहा है, लेकिन ये ब्यूफोर्ट सी को यहाँ पे जोड़ रहा है किससे, आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन या बेरिंग सागर से जोड़ता है। तो यही था आपका पूरा आज की क्लास का सार, और आज आपने इन चीजों को समझ लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ जूम करता हूं मैं, यहाँ पे देखो बेरिंग जल संधि आपको यहाँ दिखेगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ये उसी जगह तो है बेरिंग जल संधि, इसके इधर क्या मिलेगा आपको, यूएसए मिल जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा और दिखा दूं ऐसे करके, तो ये वाला तो हो गया रसिया का पार्ट, और इधर जो हमने देखा था वो यूएसए का पार्ट था, ये बेरिंग जल संधि थी, और यहाँ पे आपको ब्यूफोर्ट सी देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आज आपने कवर कर ली हैं, और अब उम्मीद आ रही होगी मुझे भी और आपको भी उम्मीद आ रही होगी कि हाँ सर, इस तरीके से अगर मैपिंग हमने की होती एटलस ऑक्सफोर्ड की, तो शायद हमें कहीं भी भटकना नहीं पड़ता और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके इजीली सही होते। तो हो चुके हैं दोस्तों, लगभग 1:30 बज चुके हैं रात के, और 1 घंटे की पूरी क्लास हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों ने अमेरिका का दूसरा पार्ट कवर किया जल संधि, और पहले पार्ट को भी हमने कवर कर लिया। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कल हम लोग नदियों को पढ़ेंगे, पहाड़ों को पढ़ेंगे, और साथ में झीलों को, क्योंकि जब हम पहाड़ पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास जो निकलने वाली महत्वपूर्ण झीलें और महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो इसलिए कल की क्लास को मिस मत करना। डेली सुबह 9 बजे आपको क्लास मिल जाया करेगी, 8:30 से 9 के बीच में, हो सकता है 8:30 बजे मिले या फिर 9 बजे मिले, तो इन दोनों टाइम पे आप याद रखना। बाकी क्लास अगर आप भूल भी जाते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर ये क्लास आपको डेली अपडेट कर दी जाती है जैसी पोस्ट होती है, तो आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से भी हमारे क्लास को देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ध्यान रखिएगा और सारी क्लासेस आप लोग एंजॉय करते रहिए।